बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड पेपर का टॉपिक पढ़ेंगे उग्रवादी राष्ट्रवाद, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। ये जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1906 से 1919 तक। हमने पिछले लेक्चर में देखा था उदारवादी राष्ट्रवाद, और इसके आगे का अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन का चरण देखें तो वो है उग्रवादी राष्ट्रवाद। उग्रवादी राष्ट्रवाद उदारवादी राष्ट्रवाद से इस मायने में फ़र्क है कि इसके राष्ट्रवादी नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर बल दिया और जन आंदोलन का मार्ग अपनाया। उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चल ही रहा था, लेकिन इसके बाद 1906 में परिस्थितियां परिवर्तित हुई और कांग्रेस में ही जो कुछ अन्य नेता आए, लाल पाल जैसे, उन्होंने उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन पर जोर देना प्रारंभ किया। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे कि उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वो आज हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। इसमें पहला जो पॉइंट है वो हमें देखना है, और वो है सन 1892 के 1892 के सुधार कानूनों की अपर्याप्तता। इसके अंतर्गत यदि देखें तो अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों ने बहुत से प्रयास किए कि विभिन्न प्रशासनिक और वैधानिक आधार पर सुधार हो, भारतीयों का हित पूरा हो, भारतीयों को भी शासन में कुछ भागीदारी निभाने का अवसर मिले। 7 वर्षों के प्रयासों के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस जो निरंतर इस प्रयास में थी कि ये सुधार हो सके, 7 वर्षों के बाद ये अधिनियम पारित हुआ, लेकिन इस अधिनियम से भारतीयों को कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें अनेक कमियां थी। भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे। एक तो इसमें जो निर्वाचन व्यवस्था की गई थी वो घुमा फिरा कर दी गई थी। गैर सरकारी सदस्य संख्या बहुत कम थी और विधान परिषदों के जो कार्य और अधिकार थे वो बहुत ही सीमित थे। तो भारतीयों को उससे कोई खास अधिकार या बहुत अधिक भूमिका निभाने की कोई अवसर इसमें नहीं दिए गए थे, और इसीलिए काफ़ी इस अधिनियम से भारतीय असंतुष्ट रहे और उग्र राष्ट्रीयता का विकास हुआ। दूसरा कारण जो हम देखेंगे वो कि धार्मिक और पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत हुई। इस समय तक आते आते इस काल तक जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति थी, उसकी जगह भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति पर जोर दिया जाने लगा, और विभिन्न ऐसे धर्म और समाज सुधारक हुए जिन्होंने भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना का विकास किया और अपनी संस्कृति के प्रति आदर और सम्मान की भावना का विकास किया। जैसे 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेकर ये दिखाया कि भारतीय भी किसी से कम नहीं है और हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो काफ़ी संपन्न है और उस पर हमें गर्व करना चाहिए। अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने धार्मिक पुनरुत्थान पर जोर दिया। अरविंद घोष का तो मानना भी ये था कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है। तिलक ने इसीलिए हिंदू उत्सवों पर जोर दिया, हिंदू संगठनों पर जोर दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव जैसे उत्सवों को प्रारंभ करने की परंपरा स्टार्ट की, ताकि भारतीयों में अपने संस्कृति के प्रति जुड़ाव और लगाव पैदा हो सके और वो आत्मसम्मानित, आत्मगौरवान्वित महसूस कर सके। तो ये भी एक कारण इस दौर में देखा जा सकता है।
एक और जो कारण उग्र राष्ट्रवाद का रहा वो था प्राकृतिक प्रकोप। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कई बार अकाल की स्थिति रही। 1876 से 1900 तक 25 वर्षों में 18 बार अकाल पड़े। भीषण अकाल पड़ा 1896 में और 97 में, तो 7 करोड़ आबादी इस अकाल से प्रभावित रही। और इतने अकाल की स्थिति के बावजूद भी जो अंग्रेज़ सरकार थी उसने भारतीयों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं रखी, न कोई सहायता कार्य किया, और जो भी था वो अपर्याप्त था। और इसके उलट 1897 में दिल्ली में विक्टोरिया जब ब्रिटेन की महारानी बनी तो उसका जयंती उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और उस पर अनाप शनाप अंग्रेज़ सरकार ने खर्च किया। इसके साथ ही बम्बई प्रांत के दक्षिण भाग में एक महामारी फैली, प्लेग नामक, और उसमें भी बहुत ही अविवेकपूर्ण और निर्दयी जो कार्य हैं वो अंग्रेज़ शासन के द्वारा किए गए। प्लेग कमिश्नर थे उस समय रैंड, उन्होंने बहुत ही मनमाना व्यवहार किया। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो भारतीयों के लिए आक्रोश और असंतोष का कारण बनी। और रामगोपाल इसके संदर्भ में लिखते हैं कि सारा कामकाज इस ढंग से किया गया था जैसे कोई दुश्मन द्वारा जीते गए किन्हीं शहरों को फूंका जा रहा हो। तो एक तरह से चाहे महामारी की स्थिति हो, चाहे वो अकाल की स्थिति हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया और बल्कि अन्यायपूर्ण स्थिति रही। ये भी एक प्रमुख कारण रहा। इसके साथ एक जो प्रमुख कारण जो सर्वविदित ही है वो था आर्थिक असंतोष। ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम स्थिति देखें तो भारतीयों के साथ उन्होंने कोई भी आर्थिक न्याय या आर्थिक समानता का व्यवहार नहीं किया। आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है, ऐसा लॉर्ड बेकन का भी मानना है। और भारत में यही स्थिति थी। भारत विरोधी नीति अंग्रेज़ों की हमेशा से रही। 1894 में विदेशी माल पर से आयात कर समाप्त कर दिया गया, देशी सामान को महंगा कर दिया, विदेशी माल सस्ता कर दिया ताकि वो ज़्यादा बिके और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा हो। इसीलिए जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएं और हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। इसके साथ ही जो शिक्षित भारतीय थे उनको भी कोई योग्यता अनुसार पद नहीं दिए जाते थे, कोई श्रेष्ठ रोजगार के अवसर नहीं थे। और इन सब कारणों से जो बेरोज़गारी थी, जो भारतीयों के उद्योग धंधे चौपट हो चुके थे, जो आर्थिक हानि भारतीयों को हो रही थी, ये कुछ प्रमुख समस्याएं थी आर्थिक आधार पर जिनका समाधान ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं कर रही थी और भारतीयों के समक्ष ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में थे। तो आर्थिक असंतोष ने भी उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। एक और जो प्रमुख कारण हम देखते हैं वह भारतीयों के प्रति कटुता एवं अंग्रेज़ों का अहंकार युक्त व्यवहार। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश गोरे रंग के थे और भारतीय का रंग उनकी अपेक्षा काला है। और एक तो ये रंग भेद की नीति को अपनाने वाले लोग थे और इन्होंने इस आधार पर भी भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। भारतीयों को ये अंग्रेज जो अधिकारी थे वो कई तरह की संज्ञाएं देते थे, जैसे बल मिलाते बीए या दास जाति या काला आदमी, इस तरह की संज्ञाओं से भारतीयों को उन्होंने पुकारना शुरू किया। और पढ़े लिखे भारतीयों के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार उनका नहीं होता था। कई आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों में भी भारतीयों को विभिन्न आधारों पर अपशब्द और गलत उसका
की व्याख्या की जाती थी। तो इस तरह के जो अपमानजनक व्यवहार भारतीयों के साथ हो रहा था, कई आधारों पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, और अंग्रेज जिस तरह से अहंकार युक्त व्यवहार से भारतीयों को प्रताड़ित कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, असमानतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे हर क्षेत्र में, इसने भी उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। एक और जो कारण था वो था विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। जहाँ भी भारतीय दूसरे देशों में गए हुए थे, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से, चाहे वो पढ़ने के आगे की शिक्षा की दृष्टि से, विभिन्न देशों में, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, नेपाल हो या अन्य देशों, विदेशों में भारतीयों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा था, क्योंकि भारत उस समय पराधीन था और पराधीनता का जो प्रभाव था वो विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ रहा था। तो ये भी एक कारण उग्र राष्ट्रवाद का बना। एक और प्रमुख कारण पश्चिमी देशों के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव था, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के द्वारा जब भारतीय पढ़ने लगे और वो अंग्रेजी साहित्य के बारे में जानने लगे, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी और अमेरिका की वॉशिंगटन के स्वतंत्रता के भाषणों को जब पढ़ा, फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में पढ़ा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे नारे थे, तो उससे भारत के पढ़े लिखे जो लोग थे वो प्रभावित हुए और प्रेरित हुए, और उनको भी ये लगा कि भारत को भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ भी होनी चाहिए। तो इस प्रेरणा से भी पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों और विचारकों की विचारधाराओं से प्रेरित होकर भारत के पढ़े लिखे वर्ग में भी ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि भारत को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो। अन्य देशों में होने वाले परिवर्तनों का भी प्रभाव था कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अन्य देशों में यदि हम देखें तो अफ्रीका एक छोटा सा देश है, अफ्रीका महाद्वीप का छोटा सा देश है, वो है अबिसिनिया। 1896 में उसने यूरोप के एक विशाल देश इटली को पराजित कर दिया। इसी तरह से 1904 और 5 में जापान ने रूस को पराजित किया। इसी तरह पर्शिया, चीन, टर्की, आयरलैंड में भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, और जब इन छोटे छोटे देशों में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे और वो सफल हुए, तो उनसे भी प्रेरित होकर उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। एक कारण ये भी रहा कि इस समय बाल, लाल और पाल का प्रभावी नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन को प्राप्त हुआ। ये तीनों ही नेता काफ़ी प्रभावशाली थे, इनके साधन बहुत ही प्रभावशाली, सक्रिय थे, और उनके कारण भी ये संभव हो सका कि राष्ट्रवाद को उग्रवादी राष्ट्रवाद का रूप प्राप्त हो सका, क्योंकि तीनों अटूट देशभक्त थे। और तिलक का जैसा एक आपने प्रसिद्ध कथन सुना ही होगा कि बाल गंगाधर तिलक ये कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने भारतीयों में ये अपना नारा दिया था वो भी बहुत प्रेरणाप्रद रहा। और इसी तरह से लाला लाजपत राय भी ये मानते थे कि अंग्रेज़ों को ये दिखा देना चाहिए कि हम भिक्षावृत्ति से घृणा करते हैं और भारतीय भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने भी स्वावलंबी होने पे और स्वराज्य पर और स्वदेशी पर जोर दिया। इन्होंने महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल में अभूतपूर्व जनजागृति पैदा की थी उस दौर में, और भारतीयों में राष्ट्रवादिता की भावना का विकास किया। तो ये तीनों नेताओं का जो एक प्रभावशाली
नेतृत्व भारतीयों को उस दौर में प्राप्त हुआ, उसका भी परिणाम था कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। एक और कारण था लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी शासन। लॉर्ड कर्जन उस समय प्रमुख गवर्नर जनरल थे और उनका जो व्यवहार था वो वैसे ही था जैसे मुग़ल काल में औरंगजेब का था, और बहुत ज़्यादा जो भारतीयों के प्रति जो अहितकारी इन्होंने कार्य हैं वो किए। जैसे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया, और उसमें जो विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट हुआ करती थी उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व ही कम कर दिया। लॉर्ड कर्जन शान शौकत पे भी बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने अनाप शनाप भारतीयों पे कर लगाए, सेना पर बहुत अधिक व्यय किया और उससे भारतीयों को कोई फ़ायदा नहीं था। इसी तरह से उन्होंने 1903 में दिल्ली में जो एडवर्ड सप्तम थे वो जब शासक बने ब्रिटेन में, तो उनका एक भव्य जो फंक्शन है वो उस समय किया था। और इसी तरह 1904 के प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम के द्वारा उन्होंने जो भारतीय समाचार पत्र थे उसकी स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया था, तो इससे भी भारतीय रुष्ट थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि कई तरह के संबोधन किए कि भारतीय जो है वो शासन का उत्तरदायित्व नहीं संभाल सकते, भारत राष्ट्र के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये भी भारतीयों के लिए बहुत ही आघात पहुंचाने वाली बातें थी। इसी समय 1905 में इन्होंने बंगाल, एक बड़ा प्रांत था जिसका विभाजन कर दिया, जिसको बंग भंग के नाम से जाना जाता है, तो ये भी उचित नहीं लगा भारतीयों को। और तर्क ये था कर्जन का कि सुशासन के लिए ये वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके उल्टा यदि देखें तो व्यवहारिक स्थिति ये थी कि उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए ये कार्य किया था, जो धूर्ततापूर्ण कार्य था। इसके लिए काफ़ी तीव्र आलोचना भारतीयों ने की और तीव्र आंदोलन पर जोर दिया, तो ये भी एक कारण बना उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय का। इसी तरह से इस काल में अगर हम देखें तो एक प्रमुख 1905 का बनारस अधिवेशन को भी एक कारण कहा जा सकता है, एक घटना भी कह सकते हैं कि यहाँ से उग्र राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। कांग्रेस, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कांग्रेस में दो फाड़ हो गए थे, एक तो उदारवादी, दूसरा उग्रवादी नेताओं का। उग्रवादी नेताओं में बाल लाल पाल, इनका ये मानना था कि जो उदारवादी नेता हैं वो जो भी साधन अपना रहे हैं वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति के समान है, और उससे अंग्रेजी शासन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो भारतीयों के हित में कोई कार्य नहीं कर रहे, और निष्क्रिय प्रतिरोध का मार्ग अपनाना ही उचित है, और इसी से ही इस तरह की जो विदेशी नौकरशाही है उसको समाप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सक्रिय साधनों के उपयोग पर जोर दिया। ब्रिटिश माल शिक्षण, ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं, अदालतों, इनका बहिष्कार करें भारतीय, और इस तरह के साधनों का प्रयोग करें ताकि ब्रिटिश शासन को मजबूर होकर और भारतीयों के हित में सुधार करना पड़े। यहाँ हमें ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो तीनों ही युग थे, चाहे उदारवादी राष्ट्रवाद का युग हो, चाहे उग्र राष्ट्रवाद का युग हो, चाहे गांधी जी के नेतृत्व का काल हो, ये पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन थे। इसमें हिंसात्मक साधनों का कहीं भी प्रयोग
नहीं किया, न ही इनके नेताओं ने हिंसात्मक साधनों के ऊपर जोर दिया। फ़र्क ये था कि उदारवादियों के साधन जहाँ अनुनय विनय और शिष्टमंडल प्रार्थना पत्र पर आधारित थे, वहाँ उग्र राष्ट्रवादियों के जो साधन थे वो हिंसात्मक नहीं थे, लेकिन इस तरह के थे कि ब्रिटिश शासन पर दबाव डाला जा सके और ब्रिटिश शासन मजबूर होकर वो भारतीयों के हित में अधिनियम पारित कर सके, सुधार कर सके। तो जो साधन थे वो अहिंसा पर ही आधारित थे और शांतिपूर्ण ही थे, लेकिन वो प्रभावशाली थे। इसलिए उन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे साधनों को अपनाया और इसीलिए उनकी विचारधारा उदारवादियों से मेल नहीं खाई। और 1905 के बनारस अधिवेशन में जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने उदारवादियों के साधनों की कमियां बताते हुए उग्रवादी साधनों के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करने पर जोर दिया। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व या जिसके हाथ में ये बागडोर आई वो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे और आंदोलनकर्ता थे। ये उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे उसमें प्रमुख नाम हम ले सकते हैं। एक तो बाल गंगाधर तिलक, दूसरा लाला लाजपत राय, फिर विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं का नाम हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं, जिन्हें उग्र राष्ट्रवादी नेता कहा जाता है। अब 1906 के बाद जो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन है उसका युग प्रारंभ हुआ और ये 1919 तक चलता रहा और सारी बागडोर राष्ट्रीय आंदोलन की इनके हाथ में आ गई थी।